हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो एक बार फिर से आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 टैक्सेशन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कराया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, वो पहले मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी क्लास 12 टैक्सेशन 2024-2025 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल के लिखा हुआ है। तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूं। इस चैप्टर से आप लोग का एग्जाम में हर साल यानी कि एवरी ईयर आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट को कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बहुत हार्ड लगता है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा। और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का देख लेते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कॉन्सेप्ट आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आता है अंडर सेक्शन 56 to 59। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का आएगा। 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स वाला सम्स रहेगा और 6 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स वाला रहेगा। तो 4 + 6 ये हो गया टोटल 10 मार्क्स। तो चलिए समझते हैं सबसे आसान भाषा में कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है क्या। देखिए, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि हेड्स ऑफ इनकम जो है टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना। तो सबसे पहला इनकम जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, और दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन, और चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इन चारों हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आता है वो कहां पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इन चारों हेड्स ऑफ इनकम में नहीं रिकॉर्ड किया गया है वो इनकम कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो इनकम है जो बिना मेहनत करके कमाया जाता है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये क्या बात बोल रहे हैं, बिना मेहनत किए? आजकल तो हर कोई मेहनत करता है तभी कमाता है। नहीं, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मेहनत करके जो है इनकम को कमाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास पैसा है, आपके पास ज्यादा पैसा है, आप बैंक में डिपॉजिट कर दिए पैसा, वहां से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। आप कहीं पे लॉटरी खेल के पैसा जीत गए तो इस इनकम को क्या बोलेंगे हम लोग, उस इनकम को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलेंगे। आप कहीं पे हॉर्स रेस लगा के पैसा जीत गए, आप कहीं पे कार्ड गेम खेल के पैसा जीत गए, आप कहीं पे बेटिंग करके पैसा जीत गए, आप कहीं पे गैम्बलिंग करके पैसा जीत गए, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेल के पैसा जीत गए, तो वो सारा इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अब कौन कौन सा इनकम चार्जेबल है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56(2) में, ये देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो इनकम कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा। पॉइंट नंबर 2, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अगर लॉटरी खेल के आप पैसा जीत रहे हैं तो वो भी इनकम चार्जेबल हो जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा जाएगा।
तीसरा पॉइंट क्रॉसवर्ड पजल्स, अगर क्रॉसवर्ड पजल्स खेल के अगर पैसा जीत रहे हैं तो वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और उसको लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 4 विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस कार्ड गेम, अगर कोई हॉर्स रेस लगा के आप पैसा जीत गए या फिर कार्ड गेम खेल के अगर आप पैसा जीत गए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सरकार आपको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है, गवर्नमेंट आपको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। तो ये भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और अगर आप टैक्सेबिलिटी के दायरे के अंदर हैं तो आपको हर हाल में टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 गैम्बलिंग और बेटिंग, और गैम्बलिंग और बेटिंग करके, यानी गैम्बलिंग मतलब जुआ खेल के या फिर बेटिंग लगा के अगर पैसा जीत रहे हैं तो वो भी इनकम भी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल है और उसको लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के तौर पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल है और उसको लिखा जाएगा इनकम, वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 इनकम बाय वे ऑफ लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, अगर कोई मशीनरी प्लांट और फर्नीचर भाड़ा में दिया जा रहा है, ठीक है, वहां से जो इनकम होगा वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल है और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, उसको लिखना पड़ेगा आप लोग को। पॉइंट नंबर 8 एनी सम रिसीव अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो है अपना एम्प्लॉय के लिए अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा के रखा है और वहां से जो इनकम रिसीव हो रहा है तो वो इनकम कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। पॉइंट नंबर 9 इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, ये देखिए ये जो है हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जब पहला वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें हम बताए थे कि इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का मतलब क्या है। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, उसके पास एक हाउस है, ठीक है, वो हाउस जो है बी को भाड़ा में दे रहा है, तो मिस्टर ए के लिए वो क्या हुआ, मिस्टर ए के लिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब बी जो है बी दूसरा किसी को भाड़ा में दे रहा है, ठीक है, यानी कि सबलेटिंग कर दे रहा है, बी के लिए वो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा, ठीक है। नंबर 10 अगर कोई डायरेक्टर फीस मिल रहा है तो वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और चार्जेबल है। पॉइंट नंबर 11 एग्जामिनर फीस रिसीव बाय अ टीचर, अगर कोई एग्जामिनर फीस मिल रहा है टीचर को, ठीक है, तो वो इनकम कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और एग्जामिनर फीस में कुछ एक्सपेंस हो जा रहा है तो एक्सपेंस जो है माइनस करके तब जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। पॉइंट नंबर 12 इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, अगर कोई रॉयल्टी से इनकम हो रहा है तो वो इनकम कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। नंबर 13 रेम्यूनरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो इनकम कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। पॉइंट नंबर 14 फैमिली पेंशन, अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है तो वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो देखिए फैमिली पेंशन के बारे में अंडर सेक्शन 57(2)(a) में एक बात बोला गया है, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस विल बी अलाउ एज डिडक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, फैमिली पेंशन मिल रहा है 60,000, ठीक है, 60,000 का पहले 1/3 निकालेंगे तो 1/3 कितना होगा आपका 20,000 और मैक्सिमम लिमिट कितना है इनकम टैक्स की तरफ से 15,000, ठीक है। तो इन दोनों में से जो छोटा रहेगा उसको ले लेंगे, यानी कि 15,000 अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के लिए। पॉइंट नंबर 15 इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट, तो ये भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। पॉइंट नंबर 16 गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव, अगर कोई गिफ्ट रिसीव किया जा रहा है नॉन रिलेटिव, जो रिलेटिव नहीं है उससे रिसीव किया जा रहा है तो वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। पॉइंट नंबर 17 इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड, अगर कोई खाली लैंड है, वैकेंट मतलब कोई खाली जगह है, वहां जो इनकम हो रहा है वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। पॉइंट नंबर 18 इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। पॉइंट नंबर 19 इंटरेस्ट ऑन नेशनल डिपॉजिट स्कीम, अगर कोई नेशनल डिपॉजिट स्कीम से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा।
पॉइंट नंबर 20, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो आउटसाइड इंडिया से इनकम हो रहा है, ठीक है, यानी इंडिया के बाहर से जो एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम हो रहा है वो इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अब टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा जब लॉटरी से पैसा जीतेंगे या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स या फिर कार्ड गेम या फिर हॉर्स रेस लगा के अगर पैसा जीतेंगे तो अंडर सेक्शन 56(2)(1)(b) में क्या बोला गया है पहले ये देख लीजिए। तो पहला केस, तो केस नंबर 1, if the SEC is resident then procedure of computation of gross income from lottery। तो gross income from lottery कैसे निकालेंगे जब SEC जो है रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट मतलब इंडिया का रहने वाला होगा। जिसी का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हम लोग इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर वो इंडिया का रहने वाला होगा तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम लॉटरी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो ये देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला है नेट अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 1 माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा 30% प्लस सरचार्ज। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं नेट अमाउंट रिसीव इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस ब्रैकेट में दीजिएगा 30% प्लस सरचार्ज, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए तब आप लोग को समझ में आएगा। Mr. X win first prize of a lottery. He received 1,40,000 as net amount after deduction of tax at sources. Compute actual income from lottery. Mr. X is a resident of India. तो देखिए Mr. X जो है वो इंडिया का रहने वाला है और यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, कंप्यूट एक्चुअल इनकम फ्रॉम लॉटरी, यानी एक्चुअल में वो कितना इनकम किया लॉटरी से। तो एक्चुअल इनकम इज इक्वल टू नेट अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 1 माइनस ब्रैकेट में लिए 30% प्लस सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करना, ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर आपको इजी लगेगा तो वो फॉर्मूला से भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, नेट अमाउंट रिसीव इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100% माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा 30% प्लस अगर कोई सरचार्ज है तो दोनों को प्लस करके तब 100% से जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए नेट अमाउंट रिसीव कितना हुआ, 1,40,000 देख लीजिए यहाँ पे 1,40,000, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए भाई 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 0.30 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 30 डिवाइडेड बाय 100 नहीं कर सकते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.3, है ना। तो इसको 0.3 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, प्लस नील, रिचार्ज तो नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे लिख दिया प्लस नील। अब 1,40,000 डिवाइडेड बाय, तो देखिए यहाँ पे 1 है ना, और 30 माइनस हो जाए, 30% माइनस हो जाए तो बचेगा कितना, 70%, है ना। तो 1,40,000 को 70% से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा ₹2 लाख। तो एक्चुअल में उसका इनकम कितना हुआ लॉटरी से, 2 लाख इनकम हुआ है, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मूला से अब बता रहे हैं, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1,40,000 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए कितना परसेंट बोला है, 30%, है ना। तो 100 से 30% माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका, रिमेनिंग 70, है ना। तो डिवाइडेड बाय 70 कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा देखिए 2 लाख। तो आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं या फिर अभी जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। अब दूसरा केस देख लीजिए, इफ द एसईसी इज नॉन रेसिडेंट द प्रोसीड्यूर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम लॉटरी। अगर एसईसी जो है जिसके लिए हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं वो नॉन रेसिडेंट होगा, यानी कि इंडिया का रहने वाला नहीं होगा, तब जो है ग्रॉस इनकम फ्रॉम लॉटरी कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नेट अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 1 माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा 30% प्लस एजुकेशनल सेस 3%, ठीक है। एक स्टेप और देख लीजिए, नेट अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय
1 माइनस 30.90%। तो देखिए ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे 30% है ना, प्लस कितना परसेंट एडुकेशन सेस है, 3%। तो देखिए 30% इंटू 3%, तो ये कितना आ गया आपका 0.9 है ना, और पहले से 30 था, तो ये आपका क्या आ गया 30.9% टोटल हो गया। ठीक है, तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 हो रहा है ना, तो एक स्टेप और आ जाएंगे, नेट अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय, तो ये 30.90% माइनस कर दीजिएगा 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 69.10%। तो ये दो केस आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मीनिंग ऑफ रिलेटिव देख लीजिए, यानी कि रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है इनकम टैक्स लॉ में, और रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिलेगा तो क्या होगा। तो दोस्तों रिलेटिव का मतलब हम सबको पता है, रिलेटिव को आसान भाषा में हम लोग बोलते हैं रिश्तेदार। और रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो देखिए दोस्तों, रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो नॉन टैक्सेबल है। अगर रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो सपोज करिए मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, उसको फादर से गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल नहीं है। और मिस्टर ए का फादर कौन हुआ, रिलेटिव हुआ, है ना। ठीक उसी तरीके से मिस्टर ए का मदर कौन हुआ, रिलेटिव हुआ। अगर उससे जो है गिफ्ट मिल रहा है तो वो गिफ्ट जो है टैक्सेबल नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, ठीक है। और फादर का भाई से अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है, यानी कि चचा से अगर गिफ्ट मिल रहा है, तो वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से फादर का सिस्टर से अगर गिफ्ट मिल रहा है मिस्टर ए को, तो वो भी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल नहीं है, तो वो भी जो है रिलेटिव हो गया, ठीक है। और सिस्टर का हस्बैंड भी, तो वो भी जो है रिलेटिव हो गया मिस्टर ए का, तो वो भी जो है टैक्सेबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से चाची से अगर मिस्टर ए को गिफ्ट मिल रहा है तो वो भी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। तो ये देखिए हम एक डायग्राम ही बना दिए हैं, वो डायग्राम को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कौन हुआ, रिलेटिव हुआ, है ना, मिस्टर ए का ये सब कौन हुआ, रिलेटिव हुआ। तो इन शॉर्ट हम आप सभी को बता दे रहे हैं, दादी दादा चाची चाचा फूफा फूफी दादी फूफा फूफी नानी नाना। अगर एक सपोज कर लीजिए वाइफ है, शादीशुदा है, ठीक है, तो वाइफ से, तो वाइफ कौन हो गया, ये भी जो है रिलेटिव हो गया। तो ये सब जो है रिलेटिव हो गए, तो ये सब को हम लोग रिलेटिव बोलेंगे। तो एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहे हैं। तो ये सब सारा जो है रिलेटिव का कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो रिलेटिव के बारे में समझने में, तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप नेक्स्ट देख लीजिए, गिफ्ट रिसीव बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर कोई गिफ्ट रिसीव होता है किसी इंडिविजुअल से या फिर एचयूएफ का मतलब क्या हुआ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, तब क्या होगा ये देख लीजिए। तो रिलेटिव के केस में नॉन टैक्सेबल है, हम पहले भी बता दिए, है ना। रिलेटिव अगर रहेगा तो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। और नॉन रिलेटिव रहेगा तब जो है टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो ये चार्जेबल हो जाएगा। तो देखिए इसमें दो केस है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, के तौर पर यानी कि कैश के तौर पर अगर गिफ्ट मिल रहा है अपने फ्रेंड से, ठीक है, तो देखिए यहाँ का इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, अगर 50,000 से कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 50,000 तक जो है वो एग्जेम्प्ट है। अगर 50,000 से ज्यादा रहेगा यानी कि ग्रेटर देन, तो 50,000 से अगर ज्यादा रहेगा तो वो जो है टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और वो जो है चार्जेबल हो। नॉन मॉनेटरी के तौर पर गिफ्ट मिल रहा है, यानी कि सामान के तौर पर गिफ्ट मिल रहा है। जैसे कि देखिए पहला पॉइंट में हम लिखे हैं ज्वेलरी, अगर कोई सोना मिल गया फ्रेंड से, है ना, या फिर स्कल्पचर मतलब समझते हैं, बड़ा बड़ा जैसे मूर्ति होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है एनी वर्क
वर्क और आर्ट, ठीक, यानी कि कोई आर्ट के तौर पर मिल गया, ठीक है, पेंटिंग वगैरह, तो वो इनकम का कैसे कैलकुलेशन होगा पहले ये देख लीजिए। अगर 50,000 से उस सामान का वैल्यू कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स की तरफ से वो क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, यानी कि माफ कर दिया गया है, ठीक है। और उसका वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन रहेगा, तो उस केस में जो है टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा। ये पूरा आप लोग अगर अच्छे से पूरा अगर वीडियो देख लीजिएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो भी क्वेश्चन आएगा, हम गारंटी के संग बोल रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो आप लोग का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, टैक्स फ्री इंटरेस्ट सेक्शन 10(15) में क्या बात बोला गया है। तो देखिए, कुछ इंटरेस्ट जो है टैक्स फ्री होते हैं, है ना, कुछ इंटरेस्ट जो है इनकम टैक्स की तरफ से जो है टैक्स फ्री है, यानी कि एग्जेम्प्ट है, माफ है। देखिए, अंडर सेक्शन 10(15) में क्या बात बोला गया है, देख लीजिए। अंडर सेक्शन 10(15) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द फॉलोइंग सिक्योरिटीज, बॉन्ड एंड सर्टिफिकेट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कोई इंटरेस्ट जो है सिक्योरिटी, बॉन्ड या फिर सर्टिफिकेट से मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट जो है एग्जेम्प्ट है। तो आप देख लीजिए, हम यहाँ पे 12 पॉइंट दे दिए हैं, तो ये 12 पॉइंट आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं है, हम मेन पॉइंट आपको बता दे रहे हैं जो आप लोग का एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, 12 ईयर नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स में। दूसरा पॉइंट, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, तो ये भी जो है यहाँ से जो अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी जो है टैक्स फ्री हो जाएगा, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, चार्जेबल नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्पेशल बिरर बॉन्ड्स 1991, तो ये सब सारा आइटम जो है टैक्स फ्री है, ये सब सारा जो है एग्जेम्प्ट है इनकम फ्रॉम टैक्स में, यानी कि माफ किया गया है, चार्जेबल नहीं है। तो देखिए, इसमें से कौन कौन सा आता है आप लोग का एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब सारा देख लीजिए आप लोग। 10 ईयर ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट 5 इयर्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 12 ईयर और 7 ईयर, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो ये इसके बारे में ज्यादा बोलता है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 आप लोग के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप लोग का एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है। नंबर 8 में देखिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, तो इंडिविजुअल के लिए अप टू मैक्सिमम लिमिट कितना है, 3,500, और ज्वाइंट के लिए, ज्वाइंट अकाउंट जो खुलाया है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट कितना है, 7,000। अगर इससे ज्यादा होगा, 3,500 से ज्यादा होगा, तो वो जो है टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल हो जाएगा। अगर ज्वाइंट सेविंग बैंक अकाउंट में 7,000 से अगर ज्यादा रहेगा तो वो भी जो है चार्जेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पॉइंट नंबर 9, पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, तो ये एग्जेम्प्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, चार्जेबल नहीं है। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट 1968, तो ये भी जो है एग्जेम्प्ट है, पॉइंट नंबर 11, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम 1981, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। पॉइंट नंबर 12, नॉन रेसिडेंट नॉन रिपोर्टेबल रुपी डिपॉजिट स्कीम, तो ये भी जो है एग्जेम्प्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देखिए, कौन कौन सा आइटम को लेस किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो देख लीजिए। तो अंडर सेक्शन 57 में देखिए कुछ बात बोला गया है, ठीक है, जो हमको इंपॉर्टेंट लगा वो हम यहाँ पे लिखे हैं। The respect of rental income from machinery, plant or furniture with the letting of building following deduction shall be allowed under section 57(2). तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग करेंट रिपेयर ऑफ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर और बिल्डिंग। अगर मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग भाड़ा में दिया गया है, ठीक है, और उसको रिपेयर कराने में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि लेस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर दिस एसिड। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम कराया गया है मशीनरी के ऊपर, प्लांट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी जो है लेस हो जाएगा।
पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसिड ओनली द ओनर ऑफ द बिल्डिंग विल एंजॉय द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिए अगर कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एसिड के ऊपर जो है तो बेनिफिट जो है सिर्फ और सिर्फ ओनर को मिलेगा, वो भी जो है डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि लेस हो जाएगा। तो फैमिली पेंशन के बारे में पहले भी बता दिए है ना। अब एक्सपेंस एक्सप्रेसली डिसअलाउ अंडर सेक्शन 58, तो इनकम टैक्स कौन कौन सा एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दे रहा है, यानी कि नहीं ले रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा आइटम है, हमको जो आइटम इंपॉर्टेंट लगा वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जो आ सकता है वो देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, एनी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसईसी, एसईसी का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस होगा तो वो इनकम टैक्स क्या करेगा, डिसअलाउ कर देगा। ठीक है, तो वो जो है उसको अलाउ नहीं करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पॉइंट नंबर 2, एनी इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स, कोई भी इंटरेस्ट जो है आउटसाइड इंडिया, तो इसमें जो है इनकम टैक्स क्या करेगा, उसको डिसअलाउ कर देगा, यानी कि अलाउ नहीं करेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो ये देख लीजिए आप। अभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो 2015 में आया हुआ है, एचएस 2015 में आया हुआ है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री बिमल चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 10,000। पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम डब्ल्यूबी स्टेट लॉटरी, ब्रैकेट में देखिए नेट दिया हुआ है 1,38,200, और टीडीएस जो है 30.9% बोला है। ठीक है, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, तो वो कितना परसेंट बोला है, 30.9% बोला है। ठीक है, तो 30.9% जो है ये माइनस हो जाएगा, हम पहले भी बताया आपको। पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 36,000, ये इनकम आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जी नहीं, इनकम है ये इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इनकम जो है नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो क्या ये आएगा, जी हाँ ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पॉइंट नंबर 5, फीस रिसीव फ्रॉम एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट, यहाँ पे एग्जामिनर जो है फीस रिसीव कर रहा है, कितना रिसीव कर रहा है, 10,000। तो अगर फीस रिसीव करने में अगर कुछ खर्चा हो जाता है तो वो खर्चा को हम लोग डिडक्ट करके तब जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बाहर का कॉलम में लिख देंगे। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री बिमल चक्रवर्ती ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2015-16। तो देखिए क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर कब का दिया हुआ, 2016-17, तो फिर प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाए, 2015-16। तो प्रीवियस ईयर में लिख दीजिएगा 2015-16, फिर उसके बाद लिखिएगा पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद 2 कॉलम कीजिएगा अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो उसको लिख देंगे। तो यहां पे लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, कितना है देख लीजिए, ₹10,000, तो यहाँ पर 10,000 सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए। अगर कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला, इनकम फ्रॉम डब्ल्यूबी स्टेट लॉटरी, नेट दिया हुआ है ना, तो लॉटरी से जो इनकम हो रहा है कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 1,38,200, और यहाँ पे टीडीएस जो है बोल रहा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है 30.9% दिया हुआ है। ठीक है, तो 30.9% लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा इनकम फ्रॉम डब्ल्यूबी स्टेट लॉटरी,
स्टेट लॉटरी। ठीक है, तो देखिए ये नेट दिया हुआ है, हम लोग को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे लिखिएगा 1,38,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कितना परसेंट डिवाइडेड बाई कितना परसेंट टीडीएस बोला है 13.9%। तो 100%, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाइएगा, तो यहाँ पे दिखाइएगा ब्रैकेट में 100 माइनस टीडीएस कितना परसेंट बोला है 30.9%। तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 30.9%। और एक स्टेप और लिखेंगे, तो देखिए तो 100 माइनस 30.9%, तो यहाँ पे एक स्टेप और होगा 1,38,200 इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे 100 से 30.9% माइनस हो जाएगा, तो कितना आपका बच जाएगा। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं 100 माइनस 30.9, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 69.1। ठीक, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 69. तो आप देखिए 1,38,200 इंटू 100 कीजिएगा, तो देखिए कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं 1,38,200 इंटू 100 बाई कितना लिखे यहाँ पे 69.1, तो डिवाइडेड बाय 69.1, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख। ये 2 लाख को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो ये 2 लाख यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या ये आएगा? नहीं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा? जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर करेंगे तो वहां पे ये इनकम चले जाएगा। पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, क्या ये आएगा? हाँ, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कितना दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी? 12,000। नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ फीस रिसीव फ्रॉम एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट, तो वो भी लिख दीजिए। पॉइंट नंबर 5 में फीस रिसीव फ्रॉम एग्जामिनिंग, देखिए इसके ऊपर अगर कुछ खर्चा रहा तो वो खर्चा जो है माइनस हो जाएगा। एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट कितना दिया हुआ 10,000 यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको टोटल कर दीजिए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकल जाएगा। तो देखिए टोटल कीजिएगा, पहला है 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 10,000, तो ये आपका टोटल इनकम आ जाएगा 2,32,000। ये 2,32,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2,32,000। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकल गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जो हम सम्स कराए 2015 का वो भी समझ में आया होगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझने में किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सभी को कमेंट में रिप्लाई दूंगा। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।